तो गाइस आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब अगर कब सपोज आईसीयू वाला बंदा है, ठीक है, आईसीयू वाले बंदे में जो ये वाला टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ARDS? ARDS इन द सेंस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये 10 मिनट का वीडियो रहेगा, तो आप इसमें पूरा ना जो है कंसेप्ट ना पूरा कंसेप्ट पे पकड़ आ जाएगी। ठीक है, मतलब लिटरली मैं बताता हूँ, अगर आप सपोज कोई चीज़ पढ़ते हैं, है ना, और इन केस अगर आपने 10 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, 10 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, पर वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं होता है ना। आप पढ़ रहे हो, मतलब अगर अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ समझ नहीं आ रही ना तो उसका कोई सेंस नहीं होता वो चीज़, ठीक है, उसका कोई पढ़ने का कोई भी सेंस नहीं होता। ठीक है, तो सपोज इसमें हम लोग कैसा हेल्प ले सकते हैं कि सपोज इन केस अपन कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और अपने को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा ना, तो अपने को अपना ज़्यादा वहाँ पे होशियारी या फिर ज़्यादा अपने को दिमाग वहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, अपने को बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, ठीक है, कोई भी चैनल, ठीक है, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, अपन उससे देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब आज तक तो AI चैट GPT वगैरह आ गया, तो अपन वहाँ से देख सकते हैं, गूगल से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं आ रहा है फिर भी उसमें अपन दिमाग ख़राब कर रहे हैं, दिमाग टाइम लगा रहे हैं ना, तो दैट नॉट मेक एनी सेंस। हाँ, तो अपन ARDS पढ़ते हैं। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में मैंने क्यों बताया ना, क्योंकि मैंने बहुत लोग को देखा हुआ है ना। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि ये बेसिकली फॉलो करता है बर्लिन क्राइटेरिया को। ठीक है, बर्लिन क्राइटेरिया को। अब ये जो बर्लिन क्राइटेरिया होती है ना, इसमें 4 चीज़ें होती है ना, 4 चीज़ें होती है। पहला होता है एक्यूट ऑनसेट। एक्यूट, अब देखो डिस्ट्रेस का मतलब क्या होगा, बंदे में जो है रेस्पिरेटरी है ना वो दिक्कत होगी, मतलब हाइपोक्सेमिया होगा, ठीक है, बंदे में टेक्निया होगा। ठीक है, तो एक्यूट ऑनसेट होता है लेस देन 7 डे। ठीक है, दूसरा इसमें नो कार्डियक पैथोलॉजी, नो कार्डियक पैथोलॉजी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, तो नो कार्डियक पैथोलॉजी। तीसरा इसमें होता है ना जो PF रेशियो होता है ना, PF रेशियो लेस दैन 300% होता है। PF रेशियो कितना होता है? लेस दैन, PF रेशियो सबको पता है, PaO2 अपॉन FiO2। अगर नहीं पता है तो भाई मतलब आप ये वीडियो भी जो मैंने डाला हुआ है PF रेशियो को वो देख सकते हैं। ठीक है, और इनकेस अदर का भी वीडियो देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ पे क्या है? पहला एक्यूट। फोर्थ पे क्या है? चेस्ट बाइलेटरल लंग इनफिल्ट्रेट। ठीक है, बाइलेटरल लंग इनफिल्ट्रेट। ठीक है, तो राइटिंग में मत जाना, मेरी राइटिंग घटिया ही है। ठीक है, तो एक्यूट ऑनसेट होता है, नो कार्डियक पैथोलॉजी। ठीक है, PF रेशियो लेस देन, मतलब अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है ड्यू टू कार्डियक पैथोलॉजी, दैट इज नॉट अ ARDS। ठीक है, उसके बाद बाइलेटरल चेस्ट इनफिल्ट्रेट। तो अगर ये है तो उसको अपन ARDS बोलेंगे, अगर एक क्राइटेरिया फॉलो हो रही। ठीक है, उसके बाद गाइज अभी कॉज देखते हैं ना, तो इसमें जो कॉज होता है, बहुत सारे कॉज होते हैं। तो सबसे पहले लंग के जो कॉजेज होते हैं उसकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले सपोज निमोनिया हो गया, है ना, निमोनिया हो गया, TB हो गया, ठीक है, ट्रोमा टू लंग्स हो गया, ट्रोमा टू थोरेक्स हो गया। ठीक है, ठीक है, इनहेलेशनल इंजरी हो गई, कोई इनहेलेशनल इंजरी हो गई। ठीक है, और बहुत सारी कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, लंग कंजेशन हो गया, किसी भी रीजन की वजह से लंग कंजेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएगा? ये लंग कॉज ऑफ ये लंग की वजह से होने वाला ARDS है। ठीक है, अदर लंग के अलावा भी अदर देन लंग क्या क्या ARDS करा सकता है? सेप्सिस हो गया, तो सेप्सिस वाला बंदा भी ARDS में जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कोई बंदा पैंक्रेटाइटिस का है ना, पैंक्रेटाइटिस का, अभी इसकी पैथोफिजियोलॉजी बताऊंगा गाइस ना, तो समझ में आ जाएगा क्यों ये सब करा सकते हैं। सेप्सिस हो गया, पैंक्रेटाइटिस करा सकता है, ट्रोमा हो गया ना, है ना, ट्रोमा हो गया, ये भी करा सकता है ARDS। उसके बाद अभी मैं बताता हूँ इसका पैथोफिजियोलॉजी जो कि मेन है। ठीक है, तो यार अगर कोई भी टॉपिक अपन पढ़ते हैं, अगर उसका पैथोफिजियोलॉजी पता नहीं है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उस टॉपिक को पढ़ के कोई मतलब है। ठीक है, क्योंकि अपने को एटलीस्ट एक बारी तो अपने को पैथोफिजियोलॉजी उसका गो थ्रू करना चाहिए टॉपिक का, है ना। तो सपोज ये अपनी एल्विलाई है, तो इसमें होता क्या है, और यहाँ पे ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे एल्विलाई क्या होता है? इसका मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो एल्विलाई मेम्ब्रेन होता है, सॉरी, यहाँ ये जो एल्विलाई मेम्ब्रेन होता है ना, ये डैमेज हो जाता है। ये डैमेज हो जाता है ना, तो अगर जब ये डैमेज हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से जब ये एल्विलाई डैमेज हो जाएगा तो यहाँ से जो ये जो वेसल्स है ना, यहाँ से फ्लूइड लीक होता है। और वो फ्लूइड कैसा होता है? प्रोटीन रिच होता है। कैसा होता है? प्रोटीन रिच होता है। मतलब वो बेसिकली एक टाइप का एक्सुडेट हो गया ना, क्या हो गया? एक्सुडेट हो गया।
है ना, एक्सुडेट हो गया, तो प्रोटीन रीच होता है। तो अब जब ऊपर से अपन ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, मतलब नाक से ऑक्सीजन लेंगे तो जो ये एल्वुलाई में आएगा, मतलब लंग में आ रहा है, मतलब एल्वुलाई में आ रहा है, तो एल्वुलाई में आएगा तो वो पूरी तरह से अच्छे से आ नहीं पाएगा, तो ठीक है, मतलब डिफ्यूज नहीं हो पाएगा थ्रू दिस ब्लड वेसल ना, ये ब्लड वेसल के थ्रू दिस मेम्ब्रेन, ये ब्लड वेसल में अच्छे से डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा, हाइपोक्सेमिया होगा। हाइपोक्सेमिया मतलब क्या हो गया, बंदे में ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड बंदे में क्या होगा, कम होगा, हाइपोक्सेमिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा एक और इसमें चीज़ होता है पैथोफिजियोलॉजी में, इसमें सरफेक्टेंट डिक्रीज हो जाता है। और सरफेक्टेंट का काम क्या होता है ना, लंग्स को कोलैप्स रखना, लंग को क्या होना, कोलैप्स होने से बचाना, मतलब लंग को एक्सपांड करना, ठीक है, लंग को एक्सपांड करना, ठीक है, मतलब एल्वुलाई को एक्सपांड करना, मतलब उसको कोलैप्स होने से बचाना। तो ये कम होगा तो यहाँ पे लंग कोलैप्स होने के ना ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, एडिलेक्टाइसिस वगैरह होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसी के लिए अपन क्या करते हैं ना, इस बंदे में जब वेंटिलेटर सेटिंग करते हैं ना, तो पीप अपन बढ़ा के रखते हैं, पीप अपन मोर देन 10 ही रखते हैं इन पेशेंट में, ठीक है। और इनमें वॉल्यूम ट्रोमा होने का भी चांस होता है, इसलिए अपने टाइडल वॉल्यूम भी ना इसमें 4 to 6 ml पर केजी के हिसाब से रखेंगे। मतलब सपोज 60 केजी का बंदा है तो 250 के आसपास, 250-300 ml टाइडल वॉल्यूम उस बंदे का हम लोग रखते हैं, ठीक है। और उसका FiO2 कितना रखते हैं अभी ये मतलब बताऊंगा, FiO2 कितना रखते हैं 100% बताता हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद ये सब कॉजेज हो गए, तो ट्रीटमेंट भी आते हैं ना, ट्रीटमेंट की बात करता है। तो ट्रीटमेंट में अगर जाते हैं तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट को इंट्यूबेट करना है और वेंटिलेट करना है, मतलब वहाँ पे कंट्रोल मोड पे कर सकते हैं अपन, प्रेशर मोड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल मोड पे करेंगे तो जो वॉल्यूम रहेगा वो लेस हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कितना 250 to 300 ml हम लोग सिलेक्ट करेंगे, 250 to 300 ml हम लोग इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम सिलेक्शन। अब दूसरी बात बताता हूँ, इसका वॉल्यूम अपन ने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया। अभी दूसरी बात, यहाँ पे अपन डाईयूरेटिक भी पेशेंट में देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर प्रोटीन रिच फ्लूइड, तो डाईयूरेटिक देते हैं ताकि वहाँ पे इनफिल्ट्रेट जो है वो थोड़ा सा हट जाए, ठीक है, ठीक है, वो ये देते हैं। उसके बाद हीमोडायनेमिक स्टेबल करने के लिए फ्लूइड वगैरह अपन वो देखते हैं, मेनली पेशेंट को अपन इसमें ड्राई रखते हैं अपन, हाँ, है ना। उसके बाद अपन यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम कितना रखते हैं, 250 to 300 ml रखते हैं। पीप मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, मतलब इस सिंपल सी मतलब है, लंग को क्या करना चाह रहा है, एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा था ये। तो बेसिकली इसको हम लोग 8 to 10 mmHg के आसपास रखते हैं, मतलब बढ़ा के ही रखते हैं, किसी में दोबारा भी होता है। और उसके 10 घंटे के बाद में इसको हम लोग क्या करते हैं, 10 से हम लोग 9 पे लाते हैं, फिर 8 पे, ऐसा धीरे धीरे करके इसको अपन स्लो करते जाते हैं, है ना। ये हो गया। तो पीप का आई रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आई रेशियो ना मेनली हम लोग कैसे रखते हैं, 1:3 रखते हैं ना, पर इन पेशेंट में 1:2 रखते हैं, ठीक है, 1:2 रखते हैं। अब इससे कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान, तो फ़ायदा होता है वो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करना है, इंस्पिरेटरी टाइम क्या करें, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट हाइपोक्सेमिया में जा रहा है, पर एक्सपिरेटरी टाइम हम लोग घटा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, पेशेंट में क्या होता है ना, परमेसिव हाइपरकैप्निया हो जाती है, मतलब वहाँ पे PCO2 का लेवल बढ़ जाएगा ना, क्योंकि बंदे में एक्सप्रेशन टाइम अपन ने कम कर दिया ना, तो परमेसिव हाइपरकैप्निया हो जाती है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी चीज़ें अननोन भी है, ठीक है, तो उसमें अपन जाते नहीं है ना। तो ये अपन ने देख लिया अभी। तो ये हम लोग वहाँ पे वेंटिलेशन सेटिंग करते हैं। और ये FiO2 मेनली हम लोग स्टार्ट करते हैं 100% से, ठीक है। अगर हाइपोक्सीमिया में ज़्यादा है बंदा, तो हाइपोक्सीमिया में ज़्यादा है तो 100% से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके अपन को 48 आवर के अंदर ना इसको हम लोग को धीरे धीरे करके कम करना रहता है, नहीं, ठीक है, 60% के आसपास मतलब लाना पड़ता है, मतलब विथिन 48 आवर ना अपने को ना FiO2 कम करना रहता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बंदा की ऑक्सीजन सेचुरेशन अच्छा है उसमें, अगर उसका 90 भी मेंटेन हो रहा है ना, अगर 90 भी मेंटेन हो रहा है, अगर मैंने 60 पे ला रहा है ना, तो दैट इज़ वेल इन ARDS पेशेंट, ठीक है। तो एक आज अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा और क्या बचता है इसमें, ठीक है, इसके अलावा और क्या बचता है इसमें, अपन ये भी देखते हैं। तो इस आई रेशियो मैंने बता दिया। इसके बाद इन केस अगर पेशेंट नहीं ठीक हुआ ना, तो अपन पेशेंट में क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में कर सकते हैं। इसके बावजूद में तो अपन पेशेंट को इक्मो में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी अपन कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जो कॉज है उसको रूल आउट करना है। निमोनिया है तो ब्लड कल्चर अपने को भेजना है, ठीक है, ब्लड कल्चर उसको भेजना है, ठीक है, स्पूटम कल्चर भेजना है, ठीक है। TB है तो अपने को AFB कराना है, पेशेंट में AFB कराना है, ठीक है, जीन एक्सपर्ट कराना है, ठीक है, HRCT वगैरह कराना है, ठीक है। उसके बाद अगर सेप्सिस है पेशेंट में, तो सेप्सिस स्क्रीनिंग जो होती है उसको अपने को करना है, ठीक है। पैंक्रेटाइटिस है तो सीरम लाइपेज, सीरम अमाइलेज, ये सब भेजना है। ट्रोमा है तो ठीक है, तो फास्ट स्कैन करना है, मतलब जो चीज़ें हो सकती है उसके अकॉर्डिंग अपन जाते हैं, ठीक है। तो होप गाइस ये समझ गया होगा। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी ARDS पेशेंट। जस्ट सेकेंड मुझे देखने तो अपन कोई टॉपिक तो नहीं छोड़ दिए इसमें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो जितने भी पार्ट हो सकते थे मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए, है ना।